पूरे शहर पर एक रहस्यमय ताकत ने हमला कर दिया। कुछ ही दिनों में यह एक मरे हुए शहर में बदल गया। जो कोई भी आंखें खोलता वो अजीबोगरीब तरीके से मारा जाता। एक आदमी और उसकी बेटी आंखों पर पट्टी बांधे सड़कों पर खाना ढूंढ रही थी। तभी पास से पहियों के घिसटने की आवाज आई। कासा समझ गया कि कोई उनके पास आ रहा है। जब तक साफ न हो जाए कि वो दोस्त है या दुश्मन, उसने अपनी बेटी को छुपा दिया। फिर उसने उन लोगों से अपनी टीम में शामिल होने की गुहार लगाई। कासा को कई दिनों से खाना नहीं मिला था, लेकिन इस कयामत के दौर में कोई भी दया दिखाने के मूड में नहीं था। उन लोगों ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब कासा ने आखिरी दांव खेला। उसे पता था एक ऐसी जगह के बारे में जहां जनरेटर छिपा हुआ था। सुनते ही सबका दिल डोल गया। वो चर्चा कर ही रहे थे कि कासा को अपनाया जाए या नहीं। तभी एक अजीब हवा चली। एक अदृश्य राक्षस पास आ रहा था। सब घबरा गए। वो फैसला करते हैं कि पहले कासा को लेकर कैंप लौटते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वो छोटी गाड़ी से बंधी रस्सी को पकड़ते हुए एक पार्किंग तक पहुंचते हैं। जब गेट बंद होने की पुष्टि हो जाती है, सभी एक साथ अपनी पट्टियां उतारते हैं। कासा देखता है कि पीछे दीवार पर लिखा है, बाहर जाते समय आंखें बंद रखो। शायद यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा थे। रात का खाना खाकर सब इकट्ठा होकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं। एक अंधे अंकल दिल से बताते हैं कि अफवाहों में जो अनुयायी बताए जाते हैं वो बाहर के राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। वो बाहर खुले में आंखें खोलकर घूम सकते हैं और मासूम बचे लोगों को निशाना बनाते हैं। अंकल को भी एक बार ऐसे ही लोगों से सामना करना पड़ा था। उन्हें अपनी ही आंखें चाकू से फोड़नी पड़ी, तभी वो बच पाए। कासा पास बैठा चुपचाप गर्म सूप पीने लगता है ताकि अपने चेहरे का भाव छुपा सके। रात के सन्नाटे में सब लोग एक बस के अंदर सिमटकर सो जाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं, कासा चुपचाप कार की चाबी निकालता है और ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ता है। लंबे बालों वाली लड़की जाग जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तब तक ड्राइविंग सीट का दरवाजा लॉक हो चुका होता है। कासा ने तुरंत बस स्टार्ट कर दी। एक्सीलरेटर को आखिरी तक दबाते हुए वो तेजी से बाहर की ओर भागा। नींद से जागे बाकी लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पागल हो चुके कासा को रोक पाना अब नामुमकिन था। बस लहराते हुए फिसलती है और सीधा बाहर की सड़क की तरफ उड़ती है। एक आदमी जैसे ही बस से बाहर निकलता है, अदृश्य राक्षस उसके पास आ चुका था। उसने आंखें खोली और तुरंत जमीन से शीशे का टुकड़ा उठाकर अपने ही गले पर चला दिया। कासा वहीं पास खड़ा उस चमकती हुई सुनहरी रोशनी को मुंह में डूब कर देख रहा था। असल में वही था उस अंधे अंकल के बताए राक्षस के भक्तों में से एक। जो लोग आंखें खोलने से इनकार करते हैं, कासा अब उन्हें भलाई का हाथ बढ़ाकर बचाने लगा। बीती रात जिन दोस्तों के साथ वह हंस बोल रहा था, अब एक एक करके मर रहे थे। हर मौत के साथ सुनहरी रोशनी आसमान में उठती रही। तभी उसकी बेटी प्रकट होती है और अपने पिता को प्रोत्साहित करती है कि वो दुनिया को बचाना जारी रखे। कहती है जब सब पूरा होगा तो उनका परिवार फिर से मिल जाएगा। उसकी बातों से कासा की यादें लौट जाती हैं उस दिन पर जब आपदा शुरू हुई थी। टीवी न्यूज में बताया जा रहा था कि देश भर में अजीब मौतें हो रही हैं। कासा को कुछ गलत महसूस हुआ। वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो कंपनी से बाहर निकला, उसकी कार एक ऊपर से गिरते इंसान से चकनाचूर हो गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भीड़ के साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ भागा। यहाँ के लोग कुछ शांत थे। कासा ने थोड़ा चैन लिया ही था कि तभी एक कागज का टुकड़ा अजीब तरह से उसके पैरों के पास से गुजरा। उसने नजर दौड़ाई तो देखा रेल की पटरियों पर रखे पत्थर हवा में तैरने लगे थे। कासा को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसने कमर सीधी की और दूर की ओर भाग खड़ा हुआ, मगर जो लोग समय पर अपनी निगाहें न हटा पाए, उनका तो भगवान ही मालिक था। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली थी, कई लोग तुरंत प्लेटफॉर्म से कूद गए। कासा भी किसी तरह बचता बचाता बाहर निकल आया। अब बाहर की सड़कें पहले से भी ज्यादा अफरा तफरी में थी। कासा का दिल बैठ गया। डर के मारे वो सीधे स्कूल की ओर भागा। सौभाग्य से उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। वो एक कोने में छुपी मिली। दोनों जैसे ही बाहर निकलने वाले थे, सामने से जोरदार धमाके की आवाज आई। कासा को मजबूरन अपनी बेटी को लेकर पास के चर्च में शरण लेनी पड़ी। वहाँ का पादरी जैसे किसी सनक में आ चुका था। वो लगातार बड़बड़ाने लगा, आस्था वही है जो नजर न आए। अब वक्त है भगवान के योद्धाओं का स्वागत करने का। कासा उसे ढोंगी कहकर भड़क गया और साफ कर दिया कि उसे सिर्फ अपनी बेटी की सलामती से मतलब है। उसने जैकेट से बेटी की आंखें ढक दी। किसी तरह वो दोनों घर की बिल्डिंग के नीचे तक पहुंच ही गए। कासा की पत्नी पहले से गाड़ी तैयार करके खड़ी थी। पूरा परिवार शहर छोड़ने वाला था, मगर जैसे ही पत्नी ने मुड़कर देखा, कुछ हुआ जिससे उनका पलायन रुक गया। अब बाप बेटी फिर उसी चर्च में छुपने पर मजबूर हो गए।
अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं बची थी। रात के अंतिम प्रार्थना के बाद पत्नी को ऐसा लगा मानो कोई देवता उसे बुला रहा हो। उस दिन बेटी का जन्मदिन मना ही चुके थे कि अचानक कुछ लुटेरे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। जब कासा फिर से होश में आया, वो और उसकी बेटी अब चर्च की छत पर लाए जा चुके थे। उन सब का लीडर वही पादरी निकला। अब वो भी राक्षसी संप्रदाय का अनुयायी बन चुका था। उसने लड़की के माथे पर एक आंख वाला चिन्ह बना दिया और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी पुतलियों का रंग बदलने लगा, कासा ने अपनी बेटी को छत से गिरते देखा। क्रोध उसकी रगों में उबाल मारने लगा। वह पादरी पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक हल्की हवा का झोंका आया और कासा की आंखों से सारी रोशनी चली गई। अभी अभी जिस मुट्ठी से उसने अपनी शादी की अंगूठी छोड़ी थी, उसी क्षण वो मरी हुई बेटी फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। अब कासा न सिर्फ एक राक्षसी भक्त बन चुका था, बल्कि उसने अपनी बेटी की माया भी साकार कर ली थी। वो माया उसकी अंतरात्मा की बुरी भावना बन चुकी थी, जो लगातार उसे मासूम बचे लोगों को मारने के लिए उकसाती थी। कासा को पक्का यकीन था कि अगर वो पर्याप्त आत्माओं को मोक्ष दे दे तो उसका परिवार फिर से एक हो जाएगा। एक दिन उसकी नजर एक नए शिकार पर पड़ी। वो धीरे धीरे पास जा रही थी कि तभी एक शिकारी कुत्ता उस पर झपट पड़ा। पता चला उस इंसान के साथ एक बड़ा ग्रुप था। कासा ने फिर वही पुराना नुस्खा आजमाया। बताया कि उसे मालूम है कहाँ जनरेटर छिपा है। उधर राक्षस की मौजूदगी महसूस होने लगी थी और उन लोगों के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो कासा को अपने कैंप में वापस ले आए। इस बार थोड़ा अलग था। टीम में एक जल्दीबाज इंसान उसी दिन जनरेटर ढूंढने निकल पड़ा। उसने कासा को कोई चाल चलने का मौका ही नहीं दिया। मजबूर होकर कासा ने अपनी रणनीति बदली। असल में ऐसा कोई जनरेटर था ही नहीं। अगर वो ऐसा न कहते तो उसे बाहर अकेले ही भटकते रहना पड़ता। गुस्से से तमतमाए लोग उसे वहीं से निकालने ही वाले थे कि तभी एक छोटी बच्ची ने उन्हें रोक दिया। उसका नाम था सोफिया। कुछ वक्त पहले वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। जब वो अलग हुई तो वो एक ऊंचे पहाड़ पर बने एक बिल्कुल सुरक्षित किले में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ हवा में लटकते ट्रॉली से ही था। सभी के मन में एक साथ उम्मीद जागी। ऐसा किला तो सच में राक्षसों से बचने की बेहतरीन जगह हो सकती है। अब किसी को कासा की परवाह नहीं थी। तय हो गया कि अगली सुबह वहीं के लिए रवाना होंगे। कासा के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कान आ गई। उसी रात उसने चुपचाप रास्ता दिखाने वाले शिकारी कुत्ते की रस्सी में एक छोटी सी कट लगा दी। सुबह जैसे ही काफिला निकला, अदृश्य राक्षस चारों ओर मंडराने लगे। हर किसी के मन में बेचैनी फैल गई। कुत्ता बुरी तरह भौंकने लगा और देखते ही देखते रस्सी तोड़ दी। अब पूरा समूह जैसे उड़ती मक्खियां बन गया। जल्दीबाज लड़के ने बिना सोचे आंखों से पट्टी हटा दी और सीधे जाकर कार के शीशे में टकरा गया। कासा उस दृश्य को जोश में भरकर देख रही थी। उसे लगा अपने परिवार से मिलने का सपना अब और पास आ गया है। एक और शिकारी कुत्ता जैसे ही आंखों की पट्टी हटाने लगा, वो भी फंस गया। उसने झपटकर अपने सफेद बालों वाले मालिक को काट लिया। तभी किसी को एक सुरक्षित मकान दिखाई दिया। वो लगातार सबको अंदर बुलाने लगा। लोगों की जान जैसे तैसे बची। कासा भी ऐसे जताने लगा जैसे वह बहुत घबराया हो। वहीं सुनहरी बालों वाली महिला अन्ना पूरी तरह पैनिक में आ गई थी। वो चिल्लाई, ये राक्षस हर जगह है, मानो शैतान खुद उतर आया हो। सुनहरी बालों वाला पुरुष एक अनुभवी भौतिकी प्रोफेसर था। वो क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से इन राक्षसों की प्रकृति समझाने लगा। उसने कहा, जब तक इन्हें देखा नहीं जाता ये कुछ भी हो सकते हैं, मगर जैसे ही हम इन्हें पहचान लेते हैं। प्रोफेसर की बात पर सब सोच में पड़ गए। राक्षस हर किसी के मन के अनुसार वो रूप ले लेते हैं जिसे वो देखना चाहते हैं। अन्ना धीरे से सिर हिलाती है, कहती है, अभी बाहर उसने मरे हुए लोगों की पुकार सुनी थी। सुनकर कासा हक्का बक्का रह गया, मानो उसकी पूरी समझ को किसी ने हिला दिया हो। एक मकान के पास से गुजरते वक्त कासा ने देखा कोने में दुबकी रोती हुई सोफिया बैठी थी। उसका दिल अचानक से भर आया, जैसे कोई पुराना अपनापन जाग उठा हो। बिना सोचे समझे कासा ने अपनी बेटी की पुरानी नेकलेस उसे दे दी। तभी हॉल में एक चीख गूंजी। सफेद बालों वाले आदमी की चोट बिगड़ गई थी। अब जरूरी था किसी भी तरह एंटीबायोटिक ढूंढी जाए। सबने आंखों पर पट्टी बांध पूरी बिल्डिंग छाननी शुरू कर दी। कासा को फिर मिला एक धोखा देने का मौका। उसने एक कमरे की खिड़की के पर्दे हटा दिए और चुपके से पीली जैकेट वाले प्रोफेसर को आंखों की पट्टी हटाने को उकसाया। जैसे ही उसने पट्टी हटाई, वो वहीं खत्म हो गया। मगर इस बार कासा के चेहरे पर पहले जैसी दीवानगी नहीं थी। तभी कमरे में अन्ना आ गई। कासा की बेटी फिर से उकसाने लगे, और करो, बस थोड़ा और। मगर कासा ने इस बार कुछ नहीं किया, क्योंकि इस बार मरने के बाद कोई सुनहरी रोशनी नहीं उठी। बेटी ने साफ कहा,
पिता का विश्वास डगमगाने लगा है और ये सब कुछ उस प्रोफेसर की बातों की वजह से है। सबने जल्दी से सामान समेटा और आगे बढ़ने को तैयार हुए, मगर जैसे ही वो कुछ कदम चले, एक और राक्षस का भक्त रास्ता रोक चुका था। कासा भीड़ को लेकर पीछे की तरफ भागने लगा। भीड़ के सबसे पीछे सफेद बालों वाला शख्स एक मोटरबाइक से टकरा गया। उसकी पत्नी उसे यूं मरता नहीं देख पाई और उसी के साथ पट्टी हटा दी। फिर एक काली हवा का झोंका आया। कासा ने सबको एक कमरे में छिपने का इशारा दिया। अंदर आने पर अन्ना ने देखा कासा की आंखों की पट्टी दरअसल नकली थी। वो तो सिर्फ लोगों का भरोसा जीतने का बहाना था। अपनों की बर्बादी याद आई तो अन्ना डर गई और तुरंत सोफिया को लेकर कासा से दूर भागने लगे। वे दोनों किसी तरह छत तक पहुंचे, मगर वहां आगे कोई रास्ता नहीं था। उधर कासा भी पीछे पीछे पहुंच चुका था और उसकी बेटी फिर से उसे बरगलाने लगी। कई बार कासा का मन हुआ सोफिया की आंखों की पट्टी हटा दे, मगर जैसे ही उसकी नजर उसके गले में लटके उस नेकलेस पर पड़ी, कासा को आखिरकार सच का एहसास हो गया। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। चाहे वो कुछ भी कर ले, उनका परिवार कभी फिर से एक नहीं हो सकता। कासा ने सोफिया और अन्ना को सीढ़ियों की तरफ खींचा और पश्चाताप भरे स्वर में कहा, बेटी की मौत के बाद वो बेहद टूट गया था, इसीलिए उस पागल पादरी के बहकावे में आ गया और इतने सारे पाप कर बैठा। अब उसे उस सब का प्रायश्चित करना है। तभी नीचे से कुछ हलचल सुनाई दी। पादरी और उसके शिष्य उनके पीछे आ गए थे। कासा फौरन दोनों को लेकर साइड की बालकनी से कूद गया। नीचे एक कार मिली। गाड़ी का एक्सेल दबाकर तीनों पहाड़ों की ओर बने सुरक्षित किले की तरफ भाग निकले। दूर से हवा में झूलती केबल कार भी दिखने लगी थी। कासा ने गाड़ी को किले के बड़े फाटक पर रोक दिया। उसने अन्ना से कहा, वो और सोफिया जल्दी अंदर जाएं। वो पीछे से पादरी के आदमियों को रोकने के लिए रुक रही है। इतना कहकर उसने गाड़ी के फ्यूल टैंक में आग लगा दी। धमाके में कई शिष्य मारे गए, मगर पादरी जो सबसे पीछे था उसे कोई खरोंच तक नहीं आई। कासा का सब्र टूट गया। बेटी की मौत याद आई। अब वो इस पागल इंसान के साथ आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। उधर अन्ना और सोफिया लोहे के टावर पर चढ़ गए थे और जैसे ही राक्षस पास पहुंचे, दोनों कूदकर चलती हुई केबल कार में जा पहुंचे। उसी वक्त कासा ने देखा, आग के बीच से उसकी बेटी उसकी तरफ बढ़ रही थी। कासा को पक्का यकीन था ये सब झूठ है। वो हाथ में लोहे की छड़ लेकर दौड़ा, मगर सामने उसका सामना खुद पादरी से हुआ। पादरी अब कासा को पैंटू मान चुका था और दोनों में भयंकर टकराव हुआ। आखिरकार दोनों खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। मरते वक्त कासा ने उड़ती हुई केबल कार को देखा और राहत की सांस ली। कम से कम इस बार उसने एक अच्छा काम किया था। केबल कार के दरवाजे खुले। अन्ना ने देखा सामने सरकार के हथियारबंद सैनिक खड़े थे। असल में वो पहाड़ी किला अब सरकार के नियंत्रण में था और वहाँ कई बचे हुए लोग शरण ले चुके थे। यही नहीं, सोफिया की माँ भी वहीं मौजूद थी। अन्ना ये देखकर दंग रह गई। यहाँ अदृश्य राक्षसों पर वैज्ञानिक रिसर्च चल रही थी। वैज्ञानिक उन भक्तों के खून से उस अंधकार को सहने की क्षमता तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे लोग बिना आंखें बंद किए जिंदा रह सके। हालांकि इस रिसर्च में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी था। तो ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना का दूसरा हिस्सा। ये फिल्म पहले भाग की एक स्पिन ऑफ कहानी है। पृष्ठभूमि वही है, मगर कहानी दूसरे इलाके की है। सबसे अलग बात यही लगी, मुख्य किरदार की भूमिका बदलना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे।